हेलो फ्रेंड्स, मैं आरिफ हुसैन और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। और आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी का जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो क्या है। यानी कि हम इकोलॉजी में किस स्तर से शुरुआत करते हैं और क्या हमारा स्कोप होता है इकोलॉजी में पढ़ने का, वो हम देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी जो साइंस है उसमें हम सेल से एक इंडिविजुअल तक, यानी सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये हमारा स्कोप ऑफ स्टडी होता है बायोलॉजी का। और उसके बाद से हम इंडिविजुअल से लेकर इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, हमारा कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम, बायोस्फीयर, ये हमारा स्कोप ऑफ स्टडी होता है इकोलॉजी का। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये हमारे स्कोप ऑफ स्टडी हैं इकोलॉजी के, या इनको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इकोलॉजी, सॉरी यहाँ इकोसिस्टम टाइप हो गया है। तो इकोलॉजी का हमारा ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आइए थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। हाँ, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि इंडिविजुअल क्या होता है। किसी भी स्पीसीज का एक सिंगल जो होगा वो, यानी सिंगुलर उसका, वो इंडिविजुअल होगा। तो इंडिविजुअल कोई भी लिविंग थिंग या ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मेढक, कछुआ, ह्यूमन, अगर वो सिंगल है तो उसको इंडिविजुअल कहेंगे। और इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, वो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से जब इंटरब्रीड कर सकता है तो वो एक स्पीसीज के ही इंडिविजुअल होते हैं। जैसा कि एक ह्यूमन मेल एक फीमेल के साथ इंटरब्रीड करके एक संतान पैदा कर सकता है, उसी तरीके से एक शेर एक शेरनी के साथ इंटरब्रीड करके एक शेर या शेरनी को पैदा कर सकता है। तो इस तरीके से वो क्या है, एक स्पीसीज के एक इंडिविजुअल, मेल या फीमेल, हम किसी की बात करें, एक सिंगल यूनिट की बात करें तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा। और यहाँ पर कुछ प्लांट्स में ये खूबी होती है कि वो अदर फर्टाइल प्लांट, यानी अदर स्पीसीज के फर्टाइल प्लांट से भी क्रॉस ब्रीड करके वो प्रोजिनी, यानी कि संतान को पैदा कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में देखा जहाँ पर गोल्ड फिश को दिखाया गया है जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो केवल एक गोल्ड फिश के साथ ही इंटरब्रीड कर सकती है। यानी एक मेल गोल्ड फिश एक फीमेल गोल्ड फिश के साथ ही इंटरब्रीड करके एक गोल्ड फिश पैदा कर सकती है। तो ये हो गई हमारी इंडिविजुअल, स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इकोलॉजी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब कि जब सिंगल स्पीसीज के कई सारे इंडिविजुअल एक डिफिनिट टाइम में एक डिफिनिट स्पेस में रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज दैट लिव इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया, यानी कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पर जितने भी इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं उसको उनका पॉपुलेशन कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर स्पीसीज की बात कही आई है तो स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं कि स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मेल और फीमेल, वो क्रॉस ब्रीड कर सक सॉरी इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीड यहाँ पर नहीं होगा, इंटरब्रीड कर सकते हैं और वो संतानें पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम पॉपुलेशन कहते हैं जो एक जोग्राफिकल एरिया में इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पर रहते हैं। जैसे गिल, जो एक फ़िश की बात की गई, गोल्ड फिश की, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और अदर फिशेज ऑफ गिल्स स्पीसीज, वो क्या होंगे, वो पॉपुलेशन फॉर्म करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए बनियान का पेड़ है, यानी बरगद का पेड़ है और बहुत सारे बरगद के पेड़ वहाँ पर हैं। तो
जितनी उनकी संख्या होगी, यानी कि जितना उनका नंबर होगा, वो उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी। इसी तरीके से रैबिट रैबिट जितने होंगे उस जोग्राफिकल एरिया में, उस टाइम पर, वो उस क्या होंगे, उस रैबिट का पॉपुलेशन कहलाएंगे। इसी तरीके से ह्यूमन की भी बात की जा सकती है। हाँ, जहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें सेम स्पीसीज के ही इंडिविजुअल्स को काउंट किया जाता है। ठीक है। अब सेम स्पीसीज का मतलब ये है कि उनका जेनेटिक मेकअप जो होगा मोर और लेस सेम होगा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस उनके जेनेटिक मेकअप में ज़रूर होंगे। जैसे उनके बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम, लगभग सेम होगा, लेकिन उनके आइज़ के, हेयर के, स्किन कलर, साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, और उनके बीच में और अदर पॉपुलेशन से तो ऑब्वियस है कि जो है उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इंडिविजुअल्स भी जो पॉपुलेशन के होते हैं उनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन रहती हैं एक जोग्राफिकल एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पर, वो कम्युनिटी कहलाती हैं। जितने भी वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशंस होंगी, वो रैबिट हो गया, ट्रीज़ के जो है अलग अलग स्पीसीज़ के जो नंबर्स हो गए, इसी तरीके से ग्रास होपर्स के और लायंस, तमाम तरीके के जो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और उनका जो नंबर होगा, वो एक साथ मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, वो कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। कम्युनिटी जो है डिफरेंट स्पीसीज़ के पॉपुलेशंस जो होते हैं उनको इंक्लूड करके कम्युनिटी बनती है। और कम्युनिटी जो है यही बायोडाइवर्सिटी में आती है। जितने ज़्यादा वहाँ पर इस डिफरेंट स्पीसीज़ की पॉपुलेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्स कम्युनिटी होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम यानी कम्युनिटी के बाद हमारा इकोसिस्टम आता है। हमने देखा कि कम्युनिटी में केवल हमने बात की लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी बायोटिक कंपोनेंट जो हमारा बायोस्फीयर का है या हमारे इन्वायरमेंट का है, उसकी हमने बात की। लेकिन जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बायोटिक कम्युनिटी है वहाँ पर, यानी कि वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, वहाँ पर जो अबायोटिक कंपोनेंट है, यानी सॉइल, टेम्परेचर, मॉइस्चर, और वहाँ पर जो मिनरल्स हैं, वाटर है, जब उनके साथ वो इंटरेक्ट करती है तो एक सिस्टम फॉर्म होता है, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो जो एक इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट सिस्टम होता है बायोटिक और अबायोटिक कम्युनिटी का, वो इकोसिस्टम कहलाता है। और आप जानते हैं कि जो हमारी बायोटिक कम्युनिटी होती है वो अपने सर्वाइवल के लिए इन अबायोटिक फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा, यानी कि इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे उसको सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, उसकी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ही सरवाइव कर सकती है, और उसको वाटर की नीड होती है। तो ये सब उसकी जो है ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती हैं, जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट होता है। तो और जो आपस में उनकी फूड हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स से भी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच भी इंटरेक्शन होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं उनके बीच भी यहाँ पर इंटरेक्शन होता है। इस तरीके से एक म्यूचुअली डिपेंडेंट सिस्टम फॉर्म होता है जो कहलाता है इकोसिस्टम। हाँ, और इकोसिस्टम कैसे काम करता है? इकोसिस्टम काम करता है थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स।
और इसी के थ्रू ही ये इकोसिस्टम सस्टेन होता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम जानते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे प्लांट्स मिनरल्स, वाटर और सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, यानी कि उनको किसी फॉर्म में फीडिंग की ज़रूरत है। और जो हर्बीवोरस प्लांट्स है वो इन ट्रीज़ को या प्लांट्स को खाते हैं, और इन हर्बीवोरस को कार्निवोरस जो हमारे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो खाते हैं, कार्निवोरस को हमारे जो ओमनीवोरस हैं वो खाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्लांट्स में एनर्जी सन से ट्रैप की थी प्लांट्स ने, वो एनर्जी इसी तरीके से वो ट्रांसफ़र होती है। तो आप हमने ट्रांसफ़र देख लिया। और फिर जो साइक्लिंग ऑफ मटेरियल होता है, हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, कहाँ से? हमारे सॉइल से। और वो भी जो है इसी के साथ साथ ट्रांसफ़र होता रहता है। और फिर ट्रांसफ़र होकर क्या होता है, फिर ये ऑर्गेनिज़म और प्लांट्स जो है डेड होते हैं, डीके होते हैं, और इनको कुछ माइक्रोब्स जो है सॉइल में होते हैं, वो डिकम्पोज करके फिर मिनरल्स में चेंज कर लेते हैं। यानी कि आपने देखा कि पहले वो नॉन ऑर्गेनिक फॉर्म के जो मिनरल्स थे वो प्लांट्स में आए, ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हुए, और ऑर्गेनिक फॉर्म से वो फिर जो है डिकम्पोज होकर इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा साइक्लिंग ऑफ मटेरियल होता है। और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी आप समझ गए होंगे, और इकोसिस्टम भी समझ गए होंगे। और इसी तरीके से हमारा ये प्रोसेस जो है लगातार हमारे इकोसिस्टम में चलती रहती है, और इसी तरीके से हमारा इकोसिस्टम सस्टेन करता है। तो इकोसिस्टम की एक ये भी खासियत होती है कि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है, जिसमें अपने आप को वो सस्टेन करने में कैपेबल होता है। यानी कि एक इकोसिस्टम को आप आइसोलेट भी कर दें तो वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है इंडिविजुअली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बायोम। बायोम को आप सिंपल टर्म में समझें कि हम जानते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो कभी आइसोलेट नहीं रहता है। एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से वो जुड़ा रहता है, क्योंकि वो कॉन्टिग्यूअस होता है, एक दूसरे के आसपास ही सारे इकोसिस्टम्स रहते हैं। और ऐसे इकोसिस्टम्स जो सेम सेट ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स जो है जिनमें होते हैं, यानी कि वहाँ पर सेम टाइप ऑफ टेम्परेचर होगा, सेम टाइप ऑफ मॉइस्चर कंडीशंस होंगी। तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो शेयर करते हैं इकोसिस्टम्स, वो एक लार्जर एरिया पर फैले होते हैं। जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन में देखेंगे तो हमारा क्या है, टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन लगभग सेम रहता है। तो वहाँ पर कई सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन सब सेम रहता है। इस वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो भी लगभग सेम टाइप की रहेगी, और जो हमारा एनिमल्स होंगे वो भी एक सेट ऑफ एनिमल्स होंगे जो सेम रहेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो है एक बड़ा लार्जर इकोसिस्टम फॉर्म होता है वो बायोम कहलाता है। और ये बायोम क्या है, लार्जर जोग्राफिकल एरियाज़ को कवर करता है जहाँ पर सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन रहती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और सॉइल मॉइस्चर। और इसका एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट बायोम। फॉरेस्ट वहीं पर होंगे जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, यानी सॉइल मॉइस्चर जहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल होगा। टेम्परेचर तो हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन तो होता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन और सॉइल मॉइस्चर जो है क्या है वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो आप देखेंगे कि फॉरेस्ट बायोम में वो क्या होंगे, ट्रीज वहाँ पर ज़्यादा होंगे, और एक डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पर क्या होगी, बायोटिक कम्युनिटी होगी।
जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन में देखेंगे तो हमारे यहाँ हाथी, गैंडे, जिराफ तो जो है वो ग्रासलैंड्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरीके के जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। उसी तरीके से डेजर्ट भी एक टाइप का बायोम है। वहाँ पर क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है और टेम्परेचर हाई रहता है। तो इस तरीके के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या होते हैं, आप वेजिटेशन देखेंगे तो बहुत स्कार्स होती है। यानी कि कहीं आपको यहाँ पेड़ दिखेगा तो कहीं जो है 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर या कभी कभी 1 किलोमीटर दूर भी देखने को मिलता है। तो और वहाँ पर मोस्टली कैक्टस या सकुलेंट प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, कीकर, खैर, बबूल, ये सब ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। और ये जो है इनमें इस तरीके का एडाप्टेशन होता है कि ये इस इन्वायरमेंट को सह सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर जो एनिमल्स देखेंगे वो आपको ऊँट दिखाई देगा, ऐस, इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी, लिजर्ड्स दिखाई देंगे, स्नेक्स दिखाई देंगे, जो और माइस दिखाई देंगे जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। टुंड्रा बायोम के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़ मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर बर्फ़ रहती है। बर्फ़ से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होती है, खाली जब गर्मियों के समय वहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तभी थोड़ा बहुत वहाँ पर वेजिटेशन दिखाई देती है। आप ग्रासलैंड के बारे में ही मैंने बता दिया। एक्वेटिक बायोम वो अलग ही है। आप देखेंगे कि एक्वेटिक बायोम में जो हमारा सी शोर एरिया होता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं। उनका टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ पर अलग होती हैं। और जो हमारे सी सरफेस यानी मिड रेंज में देखेंगे तो वहाँ पर अलग तरीके का इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी। अब आप बॉटम में जाएंगे सी के तो वहाँ पर अलग तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी। लाइट का पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर जो हमारे बायोटिक कम्युनिटी है वो भी डिफरेंट होगी। सॉरी। तो मेरे ख्याल से आपको बायोम समझ में आ गया। तो ऐसे सेट ऑफ इकोसिस्टम्स जिनमें सेम तरीके के अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और इन्वायरमेंट भी सेम टाइप का होता है, तो ऐसे इकोसिस्टम्स को सेट ऑफ इकोसिस्टम्स को हम बायोम कहते हैं। और इनका जो एक्सपेंशन होता है वो लार्ज जोग्राफिकल एरियाज पे होता है। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर हमारे अर्थ के कुछ मीटर ऊपर और कुछ मीटर नीचे अर्थ सरफेस के जहाँ पर लिविंग कम्युनिटी पाई जाती है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो हैबिटेबल जोन होता है अर्थ का। वहाँ पर इस तरीके की कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई जीव सरवाइव कर सकता है। तो ऐसे पूरे हमारे अर्थ का जो एक स्फीयर होता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और इसको इस तरीके भी से भी समझा जा सकता है कि जैसे सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड अबायोटिक फैक्टर, वो हमारे बायोम कहलाते हैं। अब हम सभी बायोम को यानी पूरे अर्थ के सारे बायोम को अगर कलेक्टिवली काउंट करें तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा। और इसी बायोस्फीयर में जो है हमारे सभी जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बायोस्फीयर क्या है? सभी इकोसिस्टम्स का जो इस प्लैनेट ऑफ अर्थ पे मतलब इस अर्थ पे पाई जाती है, जितने भी इकोसिस्टम उनका सम जो होता है वो बायोस्फीयर होता है। और ये क्या है? लिविंग कंपोनेंट है अर्थ का, यानी कि यहाँ पर लाइफ पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।